प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के पहले पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी की राजनीतिक उपलब्धियों का अगला हिस्सा डिस्कस करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत पर विजयों के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे उसकी दक्षिण भारत पर विजय। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था सल्तनत काल का जिसने दक्षिण भारत की ओर अपना अभियान किया था और दक्षिण भारत के बहुत सारे इलाकों को जीत करके उन पर अपना अधिकार स्थापित किया था। दक्षिण भारत में देवगिरी, तेलंगाना के काकातीय और द्वार समुद्र के होयसल तीन महत्वपूर्ण राज्य थे जहाँ पर विजय करके उसने दक्षिण भारत पर अपना आधिपत्य और अपनी शक्ति को स्थापित किया था। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की ओर विजयी अभियान क्यों रखा। जैसा कि पूर्व में हम बात कर चुके हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था और देवगिरी पर आक्रमण कर उसे वहाँ से अतुल धन संपदा प्राप्त हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य विस्तारवादी नीति का था, महत्वाकांक्षी था। तो सबसे पहला जो कारण है वह यही है उसकी साम्राज्यवादी नीति। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, खाली उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत पर भी अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत की अतुल धन संपदा उसे आकर्षित कर रही थी और अपने शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, अपनी सेना को अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। इसलिए इस अतुल धन संपदा को प्राप्त कर वह अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहता था ताकि वह अपने साम्राज्य को, अपने शासन को सुचारू रूप से संचालित कर सके। इस प्रकार देवगिरी से मिली हुई विशाल संपत्ति ने उसे दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त दक्षिण राज्यों की जो आंतरिक दुर्बलता थी, उनका जो पारस्परिक फूट, ईर्ष्या और वैमनस्य था, जिसके कारण देवगिरी, तेलंगाना के काकातीय और द्वार समुद्र के होयसल आपस में एक दूसरे से संघर्ष करते रहते थे। उनकी जो आपसी कलह थी, उस कलह के कारण ये राज्य दुर्बल होते जा रहे थे और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी इन राज्यों पर अधिकार करने के लिए आकर्षित हुआ। तीसरा कारण था दक्षिण राज्यों को अधीनस्थ कर वह वहाँ से कर वसूल करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी सुदूर दक्षिण राज्यों को डायरेक्ट अपने राज्य में नहीं मिलाना चाहता था बल्कि उन्हें अधीनस्थ राज्य बनाना चाहता था और अधीनस्थ बना करके उनसे वार्षिक कर के रूप में एक बड़ी राशि प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसने दक्षिण भारत की ओर अपना अभियान किया। इसके अतिरिक्त अगला कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य को बनाने के लिए एक विशाल सेना को गठित किया था और ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना में 4,75,000 के करीब सैनिक थे। अतः अगर यह सेना निष्क्रिय हो जाती है तो इनका खर्चा उठाना, ये उपद्रव कर दें, उससे अलाउद्दीन खिलजी के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती। अतः अलाउद्दीन खिलजी अपने इन 4,75,000 सैनिकों को क्रियाशील रखना चाहता था। इसलिए जब उत्तर भारत पर आक्रमण बंद हो गए तब उसने दक्षिण की ओर अपनी सेना को कार्यरत रखने के लिए इस अभियान को जारी रखा। सबसे महत्वपूर्ण कारण या सबसे तात्कालिक कारण ये माना जाता है कि पहले देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित कर दिया था और रामचंद्र देव ने ये संधि की थी पराजित होने के बाद में कि वह सुल्तान को वार्षिक रूप से कर प्रदान करेगा। किंतु रामचंद्र देव ने कुछ वर्षों के बाद में वार्षिक कर देना बंद कर दिया
जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी पर आक्रमण करने का बहाना मिल गया। इसके अतिरिक्त दक्षिण पर आक्रमण करने का एक कारण ये भी माना जाता है कि जब गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो गुजरात के शासक की पुत्री देवल कुमारी को लेकर उसका पिता रामचंद्र देव के पास चला गया था देवगिरी, और उस कारण अलाउद्दीन खिलजी को देवल देवी प्राप्त नहीं हुई थी। तो ऐसा ये माना जाता, क्योंकि उसकी माँ कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी देवल देवी को भी प्राप्त करना चाहता था, इसलिए भी उसने देवगिरी पर चढ़ाई की थी। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने 1302 में बंगाल और वारंगल को जीतने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वह असफल रहा था। अतः दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर वह अपने पराजय के कलंक को धोना चाहता था। इस प्रकार ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से उसने दक्षिण भारत की ओर अभियान किया, और दक्षिण भारत पर उसने जो विजय हासिल की उसका अधिकाधिक श्रेय मलिक काफूर को जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने, जैसा कि मैंने अभी बताया कि रामचंद्र देव ने उसको कर चुकाना बंद कर दिया था, इसलिए उसने देवगिरी पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनने के बाद 1296 में देवगिरी के विरुद्ध अभियान किया, जिसमें वह सफल रहा, और वहाँ के यादव शासक रामचंद्र देव को प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा करा, जिस पर वह वार्षिक कर देता रहेगा, और उसे वहाँ का शासन सौंप दिया गया। रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव ने इस वार्षिक भुगतान को रोक दिया। अतः मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी भेजी गई, और उसने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। रास्ते में राजा कर्ण से युद्ध कर उसे परास्त कर काफूर ने देवल देवी को हासिल किया और उसे दिल्ली भेज दिया, जहां उसका विवाह खिज्र खां से कर दिया गया। रास्ते भर लूटपाट करते हुए 1307-8 के करीब अलाउद्दीन की सेना देवगिरी नरेश के यहाँ पहुँची, जहाँ उसका दमन कर बकाया वसूल करने का निर्णय लिया गया। मलिक काफूर ने अपने 30,000 सैनिकों के साथ देवगिरी पर आक्रमण किया। इसके अतिरिक्त हाजी ख्वाजा, ऐनुल मुल्क मुल्तानी और गुजरात के सूबेदार अलप खां की सेनाएं भी इस अभियान में शामिल हुईं, और इस तरीके से एक बड़ी सेना के साथ में काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण में भयंकर लूटमार के बाद रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया। काफूर को अपार धन संपत्ति, ढेर सारे हाथी व यादव राजा रामचंद्र देव के साथ वह दिल्ली लौट कर आया। रामचंद्र को जब सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उसके साथ अलाउद्दीन खिलजी ने उदारता का व्यवहार करते हुए उसे राया रायन की उपाधि प्रदान की, और सुल्तान ने उसे गुजरात की नवसारी की जागीर और 1 लाख स्वर्ण टका देकर वापस भेज दिया। और उसके बाद रामचंद्र देव हमेशा के लिए अलाउद्दीन का मित्र बन गया, और जब मलिक काफूर द्वार समुद्र की विजय के लिए जा रहा था तो रामचंद्र देव ने उसकी बहुत सहायता की। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने तेलंगाना व काकातीय राजा प्रतापरुद्र देव की राजधानी वारंगल पर 1303 में आक्रमण किया था, जिसमें वह असफल रहा। अब 1308 में जब देवगिरी के शासन को जीत लिया गया, तब काकातीय राजा को अपने वश में करने के लिए तथा वारंगल से में एकत्र धनराशि को प्राप्त करने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1309 में मलिक काफूर को
आरिज ममालिक सिराजुद्दीन तथा अन्य अमीरों के साथ दक्षिण की ओर रवाना किया। मलिक काफूर ने देवगिरी आक्रमण के समय कठोर व्यवहार किया था। सुल्तान ने उसे इस बार सैन्य संचालन, व्यवहार, अनुशासन, संधि आदि के विषय में नीति निपुण एवं बहुमूल्य आदेश दिए। मलिक काफूर ने रामचंद्र देव की सहायता से तेलंगाना में प्रवेश किया। 1310 में काफूर अपनी सेना के साथ वारंगल पहुंचा। प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर गले में एक सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण स्वरूप काफूर के पास भेज दिया गया। रुद्रदेव ने साथ ही 100 हाथी, 700 घोड़े, अपार धनराशि एवं वार्षिक कर देने के वायदे के साथ अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार तेलंगाना पर विजय कर काकातीय वंश के शासक को अपने अधीनस्थ कर लिया गया। और इसके बाद होयसल पर आक्रमण किया गया, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। 1310 में मलिक काफूर ने होयसल पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक बल्लाल देव को 1311 में आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया और बल्लाल देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। और जब मावर का अभियान हुआ तो बल्लाल देव ने मलिक काफूर की सहायता की। सुल्तान अलाउद्दीन ने बल्लाल देव को खिलत और मुकुट तथा छत्र व 1 लाख टके की थैली भेंट की। और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने होयसल, तेलंगाना और देवगिरी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद 1311 में पांडे राज्य, जिस पर अभी तक अलाउद्दीन का अधिकार नहीं था, उस ओर काफूर की सेना रवाना हुई। 10 मार्च 1311 को शाही सेना पांडे राज्य की राजधानी मदुरै या मावर के लिए रवाना हुई। उस समय पांडे राज्य 2 भाइयों सुंदर पांडे और वीर पांडे के पारस्परिक कलह से ग्रस्त था। वीर पांडे द्वारा सिंहासन पर अधिकार कर लेने पर सुंदर पांडे द्वारा सहायता की याचना करने पर आंतरिक फूट का लाभ उठाते हुए शाही सेना ने मदुरै पर आक्रमण किया। वीर पांडे राजधानी से भाग निकला और अमीर खुसरो के अनुसार शाही सेना को 512 हाथी, 5000 घोड़े, 5 मन मणि माणिक के हाथ लगे। मुस्लिम सेना ने नगर को जी भरकर लूटा और हजारों लोगों का वध किया। काफूर ने रामेश्वरम के विशाल मंदिर को लूटा और मूर्तियों को तोड़ा और इस तरह से संपूर्ण दक्षिण को पदाक्रांत कर लूट में अपार माल को लेकर काफूर 25 अप्रैल 1311 को दिल्ली की ओर लौट गया। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि बर्नी कहता है कि लूट में 612 हाथी, 20,000 घोड़े, 96,000 मन सोना तथा विभिन्न प्रकार के जवाहरात शामिल थे। इस तरीके से एक बड़ी रकम लेकर के मलिक काफूर दिल्ली पहुंचा और एक तरह से हम देखते हैं कि संपूर्ण उत्तर व दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी का प्रभाव स्थापित हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी इस विजय के लिए उसको इतनी विजय प्राप्त कैसे हुई। इसके लिए कुछ कारण जिम्मेदार हैं। जैसे हम राजपूताना के संदर्भ में बात करें तो राजपूताना के शासक शूरवीर थे, लेकिन उनमें एकता का अभाव था। आपस में उन लोगों ने एक दूसरे की सहायता नहीं ली। इसके अलावा ये सब एकाकी राज्य थे, दुर्गों में रह कर के इन्होंने सामना किया। आमने सामने इनके युद्ध नहीं हुए। उनके धार्मिक विचारों के कारण, जैसे ही
मलिक अलाउद्दीन खिलजी ने उनके खाने और पीने की सामग्री में मांस आदि को मिला दिया गया, उसके कारण उन्हें निकल कर बाहर आना पड़ा। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी का रण कौशल बिल्कुल विकसित था और अधिकांश राजपूत राजा परंपरागत युद्ध के अंदर शामिल थे। इन सब के अलावा इनके चरित्र व इनकी विचारधारा भी इनकी पराजय का कारण बने, क्योंकि इन लोगों ने, राजपूत ये मानते हैं कि युद्ध भूमि में मर जाना महानतम गौरव और उच्चतम सम्मान की बात है, तो वे युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ते थे, बल्कि लड़ते लड़ते अपनी आन बान शान की रक्षा करने के लिए मर जाया करते थे। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में हम जब देखते हैं तो इन सभी राज्यों के अंदर आंतरिक विद्वेष चल रहा था, आंतरिक फूट पड़ी हुई थी, आपसी वैमनस्य बहुत ज़्यादा था। इसके कारण अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण व उत्तर भारत को जीतने में सफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम समय बड़ा कठिनाइयों में बीता। उसे जलंधर का रोग हो गया था और 2 जनवरी 1316 को उसकी मृत्यु हो गई। आज हमारा अलाउद्दीन खिलजी का राजनीतिक उपलब्धियों का चैप्टर ख़त्म होता है। हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन के बारे में।